Hello, Namaste, welcome or welcome back to this amazing platform. And I am back again, your Samapti ma'am. I waited for a long time, I must say. And I hope कि आप लोगों ने भी wait किया होगा. तो here I am back with a superb series of वरदान. ठीक है, तो आज मैम कौन सा वरदान लेके आई है आप सबके लिए. तो वरदान में बेटा, जैसे चैप्टर का नाम आप देख रहे हो बेटा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, 11th क्लास का चैप्टर है. और इसमें से जो टॉपिक आज मैं बेटा पढ़ाने वाली हूँ ना, उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों का कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा डब्बा गोल होता है. ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे कि तुम्हारा डब्बा बेटा गोल ना रहे और तुम सारी चीजें सीख के जाओ. जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, दैट विल बी दी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. सही सुना आपने. ठीक है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को बेटा डिस्कस करेंगे. इसमें बेटा जितना मेरा एक्सपीरियंस है, और आपको भी पता होगा कि इसमें बेटा शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट और सैचुरेशन से रिलेटेड बेटा कई डाउट्स रहते हैं. टॉपिक एनसीईआरटी में कंसाइज करके दिया हुआ है, बट बेटा इसमें से काफी अच्छे सवाल बनते हैं नीट में. और बेटा घबराने वाली तो कोई बात नहीं है, व्हेन समाप्ति मैम इज हियर सो नो फियर. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. ठीक है, कर्व तुम्हें दिख रहा है बेटा, बहुत ही सुंदर सा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. बट इसे समझने से पहले बेटा मैं तुम्हें थोड़ी सी बेटा इसके बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ. थोड़ा सा बेटा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा रिलेटेड है. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड थोड़ा सा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. तो मैम आपको बेटा पहले एक ब्लैंक स्लाइड का हम यूज करेंगे और बेटा थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं. कुछ कलर्स का यूज कर ले बेटा, थोड़ी अच्छे कलर्स का, इस कलर से दिखते हैं बेटा. ठीक है, तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं बेटा. जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो तुम्हें कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है बेटा किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है. बेटा जैसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ इनफैक्ट बेटा CO2. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अगर तुम्हें याद हो बेटा दो तरीके से होता है. द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बेटा इट अकर्स इन टू वेज बेटा. नंबर वन जिसमें मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, दैट इज इन बाउंड स्टेट विद हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो बाउंड विद HB मैं शॉर्ट में लिख देती हूं बच्चों. हीमोग्लोबिन के साथ जब ये भाई साहब कंबाइन करते हैं तो बेटा 97% तो ऑक्सीजन इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है. सो आई कैन राइट बेटा द परसेंटेज 97%. दिस आल्सो बेटा स्ट्रेट अवे समटाइम्स दे माइट आस्क यू. ठीक है, और बेटा जो दूसरा तरीका है जिस तरीके से आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकता है, that is in the dissolved state with plasma or in plasma, that is 3%. ठीक है, अब देखो भैया हमें बेटा इस चीज का काम है, हमें हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी सी जानने की जरूरत है बिफोर वी अंडरस्टैंड कि आखिर डिसोसिएशन कैसी होती है. अरे देखो बेटा, देखो किसी भी चीज को डिसोसिएट करोगे बेटा, बेचारे को अलग करोगे, तो पहले ये तो जानने की जरूरत है ना वो एसोसिएट कैसे हुआ था. जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि भैया एसोसिएशन कैसे हुआ है, तब तक डिसोसिएशन नहीं समझ में आने वाला. ठीक है, तो हम देखेंगे बेटा पहले एसोसिएशन कैसे हुई थी हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन की. अब आओ बेटा उस बारे में जान ले थोड़ा सा. तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा कि जब हम ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ में, तो ये इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे बोलते हैं HbO2 बेटा, और जिसे हम सब प्यार से बुलाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. क्या बुलाते हैं बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अब बच्चों कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को, कई लोगों को ना एक गलतफहमी है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है हीमोग्लोबिन का. नहीं, नेवर बेटा, ऑक्सीडेशन कतई नहीं होता, ऑक्सीजिनेशन हो रहा है. क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजिनेशन हो रहा है हीमोग्लोबिन का. भाई हीमोग्लोबिन को सिंगल रहना पसंद नहीं है, जैसे कि जीवन में किसी को पसंद नहीं होता सिंगल रहना. ठीक है, विद सम एक्सेप्शंस. ठीक है, बट हीमोग्लोबिन को सिंगल नहीं रहना है, उसको चाहिए कि वो
ऑक्सीजन के साथ में मिंगल हो जाए और ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाए, ठीक है। इसीलिए बेटा वो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। बट बेटा हर चीज का जीवन में एक पर्पस है। जैसे लाइफ में तुम्हारा एक पर्पस है, अभी तुम्हारा ये पढ़ने का पर्पस है नीट क्रैक करना, मेरा तुमको पढ़ाने का भी एक पर्पस है। लाइफ में कोई भी काम करोगे उसका एक पर्पस होना भी चाहिए, तो इसका भी एक पर्पस है बेटा। ये कॉम्प्लेक्स जो हम बोल रहे हैं ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बना इसलिए है क्योंकि तुम्हारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होना है बेटा। तुम जो ये एक्टिविटी कर रहे हो या सुन रहे हो या पढ़ रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो बेटा, उसके लिए तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन को डिलीवर करने का बेटा सबसे बेस्ट तरीका था 97% तो हीमोग्लोबिन उसको बेटा ट्रैवल करवा रहा है तुम्हारी बॉडी में। तो इस भाई साहब ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन इसीलिए किया ताकि तुम्हारे टिश्यूज को ऑक्सीजन डिलीवर हो जाए, ये इसका पर्पस है बेटा। एसोसिएट इसीलिए हो रहा है ताकि टिश्यूज के पास जाए और डिसोसिएट हो जाए, किस कंडीशन में होगा वो हम देखेंगे, और ट्रांसपोर्ट हो जाए, ये इसका बेटा बेसिक मतलब मकसद है। लेकिन हीमोग्लोबिन बेटा आखिर इस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कैसे हो रहा है उसकी हिस्ट्री थोड़ी जानते हैं। अगर बेटा तुम बनाना चाहो इस हीमोग्लोबिन को, तो जब हीमोग्लोबिन की हम बेटा देखो, हीमोग्लोबिन को अगर हम लिखना चाहें तो हीमोग्लोबिन के पास ना दो यूनिट्स, दो चीजें हैं, ये सबको पता है बेटा, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हीमोग्लोबिन बना होता है दो चीजों से मिलकर बेटा। एक तो इसके पास हो गए बेटा ग्लोबिन चेन, बायोमोलिक्यूल्स में तुमने पढ़ा भी होगा ग्लोबिन चेन के बारे में बेटा। अगर एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करो तो दो अल्फा चेन होते हैं, दो बीटा चेन होते हैं, ये तो सबको पता है बेटा, दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन। अगर मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करूं बेटा जो कि है हीम, अगर मैं हीम की बात करूं तो हीम में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, वो पूछी जाती है सवाल में। हीम के पास होता है एक ग्रुप जिसे हम बोलते हैं आयरन इन +2 स्टेट, ठीक है। सवाल में ये भी आता है कि आयरन इज प्रेजेंट इन दी +3 स्टेट और इन दी +2 स्टेट बेटा। ऑलवेज रिमेंबर हीम पार्ट हैज आयरन इन दी +2 स्टेट, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वन हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन की अगर शक्ल देखोगे, बहुत डिटेल में तुम्हें शक्ल में बेटा पीएचडी नहीं करनी है, बट तुम हीमोग्लोबिन की शक्ल देखना चाहते हो, हीम पार्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन के पास में ऐसे 4 आयरन होते हैं। कितने आयरन होते हैं, कितने आदमी थे, 4 आयरन होते हैं। और अगर इसके पास 4 आयरन होते हैं, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि इसके 4 हाथ हैं बेटा, 1 आयरन, 2 आयरन, 3 आयरन और 4 आयरन, 4 हाथ हैं इसके पास। और इस आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि भैया यही तो वो ग्रुप है जिसके साथ में ऑक्सीजन कंबाइन करता है, ठीक है। ऑक्सीजन इसी आयरन के साथ में कंबाइन करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। लेकिन एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर सकता है, जितने उसके हाथ हैं, जितने उसके हाथ हैं। कितने हाथ हैं, 4 आयरन है। तो मैंने पहले एक ऑक्सीजन को बाइंड कराया हीमोग्लोबिन के साथ। एक ऑक्सीजन को बाइंड करने में थोड़ी सी बेटा तकलीफ होती है क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है ना बाइंडिंग, लेकिन जैसे ही एक ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है बाकी बाइंडिंग बहुत आसानी से हो जाती है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या ये हीमोग्लोबिन अभी भी किसी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर सकता है क्या, तुम बोलोगे यस मैम, क्योंकि इसके तो अभी बाकी 3 हाथ अभी फ्री हैं। तो मैंने दूसरे ऑक्सीजन को कंबाइन किया। अब मैं पूछूं कि भाई तीसरा ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करेगा, तो बोलोगे यस मैम, तीसरा ऑक्सीजन कंबाइन कर गया। क्या चौथा ऑक्सीजन कंबाइन कर सकता है, बिल्कुल चौथा ऑक्सीजन कंबाइन करेगा। क्या अब तुम इसके पास कोई ऑक्सीजन लेके आ सकते हो, लेके तो आ सकते हो, बट ये कतई और ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका जीवन हो चुका है पूरा, ये हो चुका है कंप्लीटली सैचुरेट। क्या बोला बेटा, कंप्लीट सैचुरेशन, या फिर इसी कंडीशन को बोलते हैं 100% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो whenever I am saying with respect to one hemoglobin, that how can you say that one hemoglobin is completely saturated when its entire sites are occupied by oxygen। बहुत बेसिक ज्ञान दिया है मैंने अभी तक, कुछ तुम्हें नहीं पढ़ाया है ऐसा, अभी डिसोसिएशन पे आई भी नहीं है। ये हो गया 100% सैचुरेशन, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक डेटा देने जा रही हूं बेटा, ये तो वरदान ही है तुम्हारे लिए, क्योंकि इस डेटा को अगर तुमने याद नहीं रखा तो डिसोसिएशन समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो बाइंडिंग हमने देख ली। अगर वो बेसिक डेटा की बात करूं कि आखिर तुम्हारे 100 ml ब्लड के पास कितना हीमोग्लोबिन होता है, तुम्हारा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, एंड लाइक दैट, वो डेटा याद रखना बेटा।
कई कई ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि कितना हीमोग्लोबिन तुम्हारे पास होगा फॉर एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, एवरेज कंसिडर करें, तो आई कैन से बच्चों दैट फॉर every 100 ml ऑफ ब्लड, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि हम 100 ml की बात कर रहे हैं। एग्जाम में 1000 ml के लिए भी आ सकता है, 10 ml के लिए भी आ सकता है, 150 के लिए आ सकता है, 200 के लिए, डेटा वेरी कर सकता है। हम 100 ml की बात कर रहे हैं। फॉर एवरी 100 ml ऑफ ब्लड आई कैन कंसिडर ऑन एन एवरेज 12 to 16 gram of hemoglobin. We have 12 to 16 gram of hemoglobin. लड़कियों में थोड़ा कम, मेल्स में थोड़ा ज्यादा, मैंने एवरेज मान लिया 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है अपन के पास। ठीक है, अब देखो आफ्टर दिस वी वांट टू सी कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के पास कितनी कैपेसिटी होती है, कितना कितना ऑक्सीजन वो कैरी कर सकता है। सो इफ आई से दैट माय 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, if I say that I have 1 gram hemoglobin, how much oxygen that hemoglobin can carry बच्चों? तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है that my 1 gram hemoglobin is capable of carrying 1.34 ml of O2. How much? 1.34 ml of O2. ये दो इंफॉर्मेशन अगर याद हो तो अब हमें लगाना है यूनिटरी मेथड, जिसमें तुम लोग सारे एक्सपर्ट हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, भाई बायो वाली इससे तो मतलब ज्यादा ही एक्सपर्ट हो गए, इतना तो मैं मतलब मान सकती हूँ। ठीक है, मैंने बोला 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि मुझे 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के लिए निकालना है, मैंने एवरेज मान लिया कि मेरे 100 ml ब्लड में, मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू लिख दी कि भाई मेरे 100 ml ब्लड में अगर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है ऑन एन एवरेज, तो भाई फिर मेरे पास कितना ऑक्सीजन होगा उस 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के लिए। तो यूनिटरी मेथड लगाओ बच्चों, यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाओ। मैंने बोला अगर कि मुझे 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में देखना है कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 1 ग्राम अगर इतना कैरी करता है तो 15 ग्राम कितना करेगा, 15 into 1.34 ml of O2 कैरी करेगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 20 ml ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली फॉर एवरी 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बच्चों। लेकिन पता है क्या, ये वैल्यू कितने ml ब्लड के लिए है, कितने ml ब्लड के लिए है बेटा? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन हमने लिखा था फॉर एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि मेरे हर 100 ml ब्लड में, हर 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन, कितना सॉरी ऑक्सीजन, 20 ml ऑक्सीजन। ये है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो तुम्हें याद रखना है। ये याद रहेगा तभी डिसोसिएशन समझ में आएगा। ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया? समझ में आया? एवरी 100 ml 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन, यानी कि फॉर एवरी 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन 100 ml of blood will be carrying 20 ml of oxygen. That means my final data is for every 100 ml of blood I will be having 20 ml of oxygen. Is it clear? Every 100 ml of blood 20 ml of oxygen. Now beta we are going to start the actual topic, that is oxygen dissociation curve. अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ ये ज्ञान दिया है कंबाइन कैसे होती है, वैल्यूज क्या क्या होती है। ठीक है, अब आओ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सबसे पहले इसकी बेसिक बातें याद होनी चाहिए कि भैया ये जो ग्राफ दिख रहा है इसमें एक्स एक्सिस में क्या लिया तुमने और वाई एक्सिस में तुमने क्या लिया, और ग्राफ की शेप कैसे दिख रही है बच्चों। तो यहाँ पे तुमने देखा बेटा वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस में तुमने लिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm of Hg, that is the value unit, and here you have taken on the y axis। सुनना ध्यान से, गलती ये लिखते हो कि यहाँ पे दिया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। क्या लिया है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। कई लोग मिस्टेक करते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तुम ऑक्सीजन को सैचुरेट नहीं कर रहे हो,
तुम हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करो। अभी भी तुम लोग को रियलाइज हुआ होगा कि कई लोग इसे गलत लिखते हैं। हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कर रहे हो ऑक्सीजन को उसके साथ बाइंड करा के, तुम ऑक्सीजन की सैचुरेशन नहीं कर रहे हो, तुम हीमोग्लोबिन को सैचुरेट बना रहे हो उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके। तो फर्स्ट थिंग फ्रॉम दिस ग्राफ यू हैव टू रिमेंबर, ऑन x-axis you have taken partial pressure of oxygen. I'll explain you what is partial pressure. And y-axis you have taken percentage saturation of hemoglobin with oxygen. Values लिखी है 20, 40, 60, 80, 100 और यहाँ पे ABCD 100 लिखा हुआ है। वैसे तो जैसे कि 20, 40, 60, 80, 100 यहाँ पे भी है। और तुम्हें यहाँ ग्राफ से देख के समझ में आ रहा है एक सिग्मॉइड शेप मिलता है बच्चों, एक सिग्मॉइड शेप मिलता है। वैसे रेड से बनाया हुआ है, मैं इसी को ऊपर बना रही हूँ। एक सिग्मॉइड शेप मिलता है ग्राफ का जो एक दफा एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाता है। ये जो तुम्हें ग्राफ मिल रहा है इससे तुम्हें ये समझ में आएगा कि जैसे जैसे तुम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाते हो ना ऑक्सीजन का, वैसे वैसे सैचुरेशन बढ़ती जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा उतना ही ज्यादा तो वो सारी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा। तो पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, सैचुरेशन बढ़ता जा रहा है, बट एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ेगा भाई। जब तक हीमोग्लोबिन की साइट्स अवेलेबल है, आयरन अवेलेबल है, तब तक तो बाइंड करा सकते हो। जब है ही नहीं तब कंप्लीटली सैचुरेटेड। ठीक है, अब देखो मैंने जो पॉइंट्स बोले, पार्शियल प्रेशर बता दिया, परसेंटेज सैचुरेशन बता दिया, लेकिन पार्शियल प्रेशर से समझते क्या हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्शियल प्रेशर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस पार्शियल प्रेशर? इन केमिस्ट्री बच्चों यू हैव रेड इट, तो मुझसे ज्यादा केमिस्ट्री आती है तुम्हें, अगेन आई एम सेइंग, बट मुझे थोड़ी सी तो आती है कि मैं तुम्हें समझा सकूं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर है इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय an individual gas in a mixture of gas is called as partial pressure। कतई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन होगी। अब आओ बेटा इस ग्राफ में देखो, मैंने बोला कि जैसे जैसे तुम ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे सैचुरेशन बढ़ता जा रहा है, परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ेगा। लेकिन पॉइंट आएगा जहां तुम बोल रहे हो कि भाई अब तो ये 100% सैचुरेट हो चुका है। क्या सैचुरेट हो चुका है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होना मतलब ब्लड का सैचुरेशन होना। याद रखो, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स कर रहे हो ना, सांस ले रहे हो, एल्वियोलाई से एयर को डिफ्यूज कर रहे हो, पल्मोनरी कैपिलरी में पढ़ा है सबने, और वहां पे बेटा ऑक्सीजन डाल रहे हो, मतलब उसको ब्लड को सैचुरेट कर रहे हो, हीमोग्लोबिन को सैचुरेट कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ। अब ध्यान से सुनना एक बात, 100% सैचुरेशन जो हम बोलते हैं, जो तुम्हारा 100% सैचुरेशन हो रहा है वो कहाँ रहा है आखिर? ये होता है तुम्हारी लंग्स में बच्चों, ये होता है लंग्स में। जब तुम सांस ले रहे हो और ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर रहे हो तब होता है 100% सैचुरेशन। अगर मैं पूछूं ये हो कहाँ रहा है, तो तुम्हें याद रखना है ये सैचुरेशन हो रहा है लंग्स में, और ये सैचुरेशन दिखता है एट अ सर्टेन पार्शियल प्रेशर। देखो यही है 100% सैचुरेशन, यहां सैचुरेशन लिया था ना वाई एक्सिस पे, ये दिखता है तुम्हें एट सर्टेन पार्शियल प्रेशर बच्चों, जिसे कि अप्रोक्सीमेटली तुम बोल सकते हो 98.2 mmHg। मैं पहले ही बता दे रही हूं कि प्रेशर बेटा याद रखना इतना जरूरी नहीं है, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। मैंने बोला 100% सैचुरेशन कर लिया, तुमने सांस लिया, तुमने ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर दिया, तुम्हारे ब्लड को सैचुरेट कर दिया। अब एक चीज मुझे बताओ, अभी डेटा पढ़ा था, जब मैं बोल रही हूं कि मेरा 100% सैचुरेशन हो गया है तो मेरे 100 ml ब्लड के पास कितना ऑक्सीजन है? याद करो थोड़ा सा, मैं 2 सेकंड का टाइम दे रही हूं, तुम सोच के बताओ कितना ml ऑक्सीजन है 100 ml ब्लड के लिए? 20 ml ऑक्सीजन। यहां लिख डालो वो वैल्यू। अगर मैं बोल रही हूं मेरे लंग्स में 100% सैचुरेशन है, तो उस 100% सैचुरेशन का मतलब हम समझ चुके हैं दैट फॉर एवरी 100 ml ऑफ ब्लड आई विल बी हैविंग 20 ml O2। कितना ऑक्सीजन? 20 ml ऑक्सीजन फॉर एवरी 100 ml ब्लड। अब मैंने आपको यह भी बताया कि एसोसिएट करने का मतलब ये था कि बच्चों हमें डिसोसिएट करना है। हम सांस इसीलिए ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें एक्टिविटी करनी है, हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए। पर बच्चों एक बात बताओ, क्या तुम्हें हर वक्त एक ही जैसा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? है तो तुम्हारे पास 20 ml हर 100 ml के लिए, बट हर कंडीशन में तुम्हें सिमिलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। जैसे कि तुम अपने कॉफी का मग पकड़ के जो कैमरे के पीछे बैठ के सुन रहे हो लेक्चर,
क्या ही एक्टिविटी कर रहे हो, ये तुम्हारी नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, जहां ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तुम लोग, बेसिक जो तुम्हें चाहिए ऑक्सीजन, बेसिक रिक्वायरमेंट जो चाहिए ऑक्सीजन का, वही तुम्हें मिल रहा होगा, राइट। लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी बोलूं कि उठो वहां से, जाओ ट्रेडमिल पे दौड़ लगाओ और दौड़ो, एक्सरसाइज करो, तो तुम्हें अब भी उतना ही ऑक्सीजन चाहिए होगा कि ज्यादा चाहिए होगा? ये बेसिक नॉलेज है, ऑब्वियसली तुम्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा जब तुम जबरदस्त एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, न जाने कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, ज्यादा ऑक्सीजन। यानी कि हमारे टिश्यूज को, हमारी बॉडी को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और हमारी बॉडी बहुत समझदार है। हमारी बॉडी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अलग अलग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट करेगी, वही होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन। ठीक है, अब हमें देखना है कि भाई जब मैं बोलती हूँ, यही टर्म्स तुमने सुनी होगी जो तुम्हें अभी क्लियर होना चाहिए। तुमने सुना होगा 75% सैचुरेशन ऑफ द ब्लड, 25% सैचुरेशन ऑफ द ब्लड, 50% सैचुरेशन ऑफ द ब्लड। अगर मैं पूछूं कि जब मैं बोल रही हूं कि तुम्हारे बॉडी में 75% सैचुरेशन है, इसका मतलब टिश्यूज को कितना ऑक्सीजन मिला और तुम्हारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन रह गया, यही कंसेप्ट अब तुम्हें यहां से समझना है। ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट बच्चों, एट अ सर्टेन पॉइंट फ्रॉम दिस ग्राफ आई कैन से which color I should use, I'll use black color here. ठीक है, suppose I am saying that at a certain point I can say that I am having here 75% saturation. I hope you can see this black color. ठीक है, I am saying at this particular point I have 75% सैचुरेशन। किसकी सैचुरेशन है ये पहले तो ये बताओ, किसकी सैचुरेशन है? ब्लड की। किसकी सैचुरेशन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड की। 75% सैचुरेशन तुम्हें दिखेगा एक सर्टेन पॉइंट पे, या फिर मैं बोल सकती हूँ एक सर्टेन पार्शियल प्रेशर पे, which of course pressure you don't have to remember, but you can say that this you see approximately at 40 mmHg पार्शियल प्रेशर। मैंने बोला 75% सैचुरेशन तुम्हें दिख रहा है जब ऑक्सीजन का प्रेशर है 40 mmHg। अब यहां से सवाल बनता है कैसा, अगर मैंने तुमसे बोला कि तुम्हें दिखा था 75% सैचुरेशन, तो आओ 75% सैचुरेशन की बात करें। 75% सैचुरेशन तुम्हें दिख रहा है ब्लड में एट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 40 mmHg। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आना चाहिए कि इस कंडीशन में, और ये होती कब है 75% सैचुरेशन होती कब है? 100% कहां थी? तुम्हारी लंग्स में, जब तुमने पूरी हवा भर ली अंदर, है ना। 75% सैचुरेशन अभी इस वक्त तुम्हारी बॉडी में दिख रहा है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जितना तुम्हारे जीने के लिए तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए, वो कंडीशन होती है जब तुम्हारे ब्लड में दिखता है 75% सैचुरेशन। कंडीशन लिखना बहुत जरूरी। एनसीईआरटी में एक लास्ट लाइन लिखी है जिसका मतलब बच्चों को समझ नहीं आता है, वो यहीं से एक्सप्लेनेशन है बच्चों। 75% सैचुरेशन यानी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जितना तुम्हें नॉर्मली ऑक्सीजन चाहिए ये उस दौरान है। तो 75% सैचुरेशन का मतलब टिश्यूज को कितना ऑक्सीजन मिला इस दौरान, जब तुमने बिल्कुल ही एक्टिविटी नहीं करी, काफी कम एक्टिविटी, नॉर्मल कंडीशन, और तुम्हारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन रह गया। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो 50 और 25% तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 75% सैचुरेशन दिख रहा है, जब 100% सैचुरेशन था तब हर 100 ml के लिए तुम्हारे पास 20 ml ऑक्सीजन था, हर 100 ml के लिए 20 ml ऑक्सीजन था। यानी कि अगर तुम्हें 75% निकालना है तो तुम क्या करोगे? ब्लड में कितना है? 75% सैचुरेटेड है अभी भी ब्लड विद ऑक्सीजन। यानी कि अगर डेटा कैलकुलेट करोगे तो 75% निकालोगे इस 20 ml ऑक्सीजन का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 ml ऑफ O2। ये कहां है 15 ml O2? तुम्हारे ब्लड में। तो भाई 5 ml कहां गया? टोटल तो तुम्हारे पास 20 ml था लंग्स में, अब तुम्हारे पास 15 ml ही दिख रहा है बेटा ब्लड में, तो 5 ml कहां गया? भाई 5 ml तुमने दे दिया टिश्यूज को। किसको दे दिया? टिश्यूज को। टोटल हो गया ना 20 ml।
जब तुमने ज्यादा एक्टिविटी नहीं करी तो ऑब्वियस सी बात है टिश्यूज को बहुत ही कम ऑक्सीजन मिला, 5 ml मिला, बाकी सारा सैचुरेशन कहां रह गया, सारा का सारा ऑक्सीजन कहां रह गया, ब्लड में. दैट्स व्हेन यू आर सेइंग यू आर हैविंग 75% सैचुरेशन. ये बात समझ आई. अब हमें अलग अलग सैचुरेशन देखना है. अब मैं अलग से एक ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ, यहां तो स्पेस नहीं बचा है. अब हम देखेंगे कि 25% सैचुरेशन में क्या होता है, 50% सैचुरेशन में क्या होता है. ग्राफ का बच्चों शेप याद रखना, मैंने यहां पे लिखा नहीं है, द शेप इज सिग्मॉइड ऑब्वियसली. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज sigmoid. Now let's talk about the other condition. Let me make this graph again. Here we have taken partial pressure of O2. And here we took percentage saturation of oxygen or hemoglobin with O2. Let me make this sigmoid graph. This was the shape. हमने 100% के लिए कैलकुलेट कर लिया, हमने 75% के लिए कैलकुलेट कर दिया. This was 75% at 40 mmHg. This was 75%. Now let us calculate for, एक तो 50% के लिए कैलकुलेट करते हैं. ये 50% सैचुरेशन दिख रहा है एट अ सर्टेन पॉइंट. 50% सैचुरेशन तुम्हें दिखता है एट अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 mmHg प्रेशर. 25 to 30 mmHg प्रेशर. और एक बच्चों हमें लास्ट कैलकुलेट करना है जब तुम्हें दिखता है 25% सैचुरेशन. 25% सैचुरेशन जो तुम्हें दिखता है अप्रोक्सीमेटली 15 mmHg प्रेशर. 15 to 20 बोल सकते हो, 15 to 20 mmHg प्रेशर पे. ठीक है. अब लेट अस कैलकुलेट. अगर मैं बोल रही हूं कि अब तुम्हारे ब्लड में दिख रहा है 50% सैचुरेशन, क्या इसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हो आप खुद से? जब मैंने बोला कि 50% सैचुरेशन दिख रहा है अब तुम्हें, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन से थोड़ी सी ज्यादा तुमने एक्टिविटी की. अच्छा जस्ट वेट 1 सेकेंड. अगर मैं बोलूं कि एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एक क्वेश्चन आए तुम्हारे पास, एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व गिवन इन योर एनसीईआरटी. एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन every 100 ml of blood delivers how much ml of oxygen to the tissues? How much ml? 5 ml. कितना डिलीवर करेगा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में? 100 ml ब्लड, 5 ml O2. यही लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं ये नेक्स्ट बताने से पहले भूल गई. टिश्यू को डिलीवर होगा 5 ml ऑक्सीजन फॉर एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, बट एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन. इसमें थोड़ी सी ज्यादा एक्टिविटी करी तुमने तो तुम्हें दिख रहा है 50% सैचुरेशन. ठीक है. अब 50% सैचुरेशन जब तुम्हें दिखता है, इसका क्या मतलब है? 50% सैचुरेशन. इससे कैसे समझोगे कि ब्लड में कितना तुम्हारा ऑक्सीजन रह गया अब और तुम्हारे टिश्यूज को कितना डिलीवर हो गया? तो ये सैचुरेशन हमने किसका लिखा है? ब्लड का. तो आओ ब्लड के लिए कैलकुलेट करते हैं. जब मैं ब्लड की बात कर रही हूं, मैं बोल रही हूँ 50% सैचुरेशन है, तो 50/100 और वही 20 ml ऑक्सीजन निकालो तो कितना आता है? 10 ml O2. 10 ml O2 अभी भी तुम्हारे ब्लड में है जब तुमने थोड़ी सी एक्टिविटी की, जरा सी एक्टिविटी की, नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा, तो 10 ml तुम्हारे ब्लड में रह गया. तो टिश्यूज को ऑब्वियसली 20 - 10 कर दो तो 10 ml ऑक्सीजन तुम्हारे टिश्यूज को डिलीवर कर दिया. ये सिचुएशन यूजुअली पूछी नहीं जाती. नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पूछा जाता है और ये पूछा जाता है जो मैंने थर्ड कंडीशन लिखी है 25% सैचुरेशन. और ये 25% सैचुरेशन का सवाल बनता है दैट व्हेन यू आर डूइंग vigorous exercise or the condition is strenuous condition. What is the condition? Strenuous condition. तो इस कंडीशन में टिश्यूज को कितना ऑक्सीजन मिला और ब्लड में कितना ऑक्सीजन रह गया? तो कैलकुलेट करो. 25% सैचुरेशन किसका है बच्चों? ब्लड का सैचुरेशन है कि टिश्यूज का सैचुरेशन है? जल्दी से बताओ, ब्लड का सैचुरेशन है कि टिश्यूज का सैचुरेशन है? किसका सैचुरेशन लिखते हैं? हीमोग्लोबिन का, यानी ब्लड का. तो ब्लड के लिए कैलकुलेट करो 25/100 of this 20 ml O2, it will come around
5 mlO2। ऑब्वियस सी बात है, जब तुमने इतनी एक्सरसाइज की, जब ट्रेडमिल में खूब दौड़े, जब इतनी जबरदस्त तरीके से वर्कआउट किया, तो बॉडी को, टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो तुमने ज्यादातर ऑक्सीजन टिश्यू को दे दिया। ब्लड में तो सिर्फ बेचारा 5 ml ऑक्सीजन बच गया। टिश्यूज को कितना डिलीवर हुआ विग्रस कंडीशन में? इसको मिल गया 20 - 5 ml, दैट इज 15 ml O2। मैंने बहुत डिटेल में, बहुत ही कोशिश की जोर जोर से तुम्हें समझाने की कि कैसे कैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन के हिसाब से ब्लड में रहता है और टिश्यूज को डिलीवर हो जाता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। बट द एंटायर जिस्ट ऑफ दिस डिसोसिएशन और सैचुरेशन बच्चों शुड बी दैट यू हैव टू रिमेंबर वी हैव कैलकुलेटेड इट फॉर एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। अगर यही तुमसे मैं बोलूं कि कैलकुलेट करो फॉर एवरी 1000 ml ऑफ ब्लड, तो कैलकुलेशन में सिर्फ एक चीज वेरी हो जाएगी। जब मैंने 100 ml ऑफ ब्लड के लिए बोला था कि इसके पास 20 ml O2 है, तो अगर 1000 ml की बात करूंगी तो इसके पास कैलकुलेशन में 200 ml ऑक्सीजन हो जाएगा। तुम मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हो मैथमेटिक्स में। ऑल्दो मेरे पास भी गणित था, जब मैं 11th की स्टूडेंट थी, मेरे पास पीसीएम भी था। तो बच्चों कैलकुलेशन हमेशा ध्यान रखना कितने ml के लिए पूछा गया है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और यहां जो मैं तुम्हें चीज समझाने वाली हूं, अगेन इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड शिफ्ट टू राइट एंड शिफ्ट टू लेफ्ट? हमें देखना है कि भैया ये जो सिग्मॉइड ग्राफ है, इसमें ना चेंजेस आ सकते हैं। कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस ग्राफ को या तो राइट साइड शिफ्ट कर दे या तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दे। दैट इज शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट। नीट के लिए हॉट स्पॉट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हमने हेडिंग लिखी हुई है फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बच्चों ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बड़े सारे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, टेम्परेचर कितना है, पीएच कितना है, हाइड्रोजन आयंस कैसे हैं, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे आपके ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी साइड में। देखो मैं क्लासरूम में भी जब पढ़ाती हूँ और मैं यहाँ पे भी जो तुम्हें पढ़ा रही हूँ वर्चुअली, मैं दोनों ही कंडीशन में एक चीज बोलूंगी कि इसे रटने की कतई कोशिश मत करना। रटोगे तो दुखी रहोगे, समझोगे तो खुश रहोगे। एंड आई प्रॉमिस कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, दैट आई कैन प्रॉमिस, ठीक है। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर समझने की कोशिश करोगे इस ग्राफ को। देखो यहां मैं लिख नहीं रही हूं वापस से कि क्या लिया था एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन। तुम्हें जो नॉर्मल ग्राफ मिली थी वो थी इस तरीके की सिग्मॉइड ग्राफ। दिस व्हाइट वन इज अ नॉर्मल ग्राफ। आई एम सेइंग दैट एट सर्टेन कंडीशन योर ग्राफ कैन ईदर शिफ्ट टू द लेफ्ट। ये पिंक कलर दिख रहा है बेटा, लेफ्ट क्यों बोला? क्योंकि लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। यही ग्राफ इधर भी शिफ्ट हो सकती है। जब इधर शिफ्ट हो जाएगी तो इसे हमने बोला शिफ्ट टू राइट। सबसे पहले तो यही दिमाग में रखो कि कौन सी चीज किसको इंडिकेट कर रही है। तो ये जो सी ग्रीन कलर से हमने लिखा है, सी ग्रीन, ठीक है, सी ग्रीन कलर से जो हमने लिखा है, दिस इज शिफ्ट टू राइट। ये क्या है? शिफ्ट टू राइट, ठीक। मेक अ बबल। एंड ये जो गुलाबी रंग से हमने लिखा है, दिस इज शिफ्ट टू लेफ्ट। दिस इज शिफ्ट टू लेफ्ट। ये दो कंडीशन पहले याद रखो, कौन सा शिफ्ट टू राइट, कौन सा शिफ्ट टू लेफ्ट। मैंने बोला बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं तुम्हारे ग्राफ को इधर उधर खिसकाने में, जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, CO2 का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है। ये सारे फैक्टर्स बच्चों अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं सिर्फ एक चीज तुम्हें समझाऊंगी, दैट इज शिफ्ट टू राइट। जो भी चीजें मैं तुम्हें यहां समझाऊंगी, शिफ्ट टू लेफ्ट एग्जैक्टली अपोजिट होगा। ये बात याद रखना, शिफ्ट टू लेफ्ट एग्जैक्टली अपोजिट होगा। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिलेट कराते हो, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है सबने, वहां बेटा एंजाइम इनहिबिशन पढ़ा होगा सबने, ठीक है। और ये भी सबको पता होगा कि जब जब एंजाइम है, सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में रिएक्शन रेट हमेशा कम हो जाती है। चाहे फिर वो कोई भी रिएक्शन पढ़ो, तुम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ो, नॉन कॉम्पिटिटिव पढ़ो, कोई भी इनहिबिशन पढ़ो, अगर मैं बोल रही हूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास इनहिबिटर है, तो रिएक्शन रेट स्लो होती है।
थोड़ा सा प्लीज अपनी मतलब मेमोरी को यूज करो और याद करने की कोशिश करो। जब जब इनहिबिशन बनाते हो ना, ग्राफ बनाते हो, आई होप तुमने बनाया होगा, तो तुम ग्राफ हमेशा इस साइड शिफ्ट करते हो। एक बार याद करो, इनहिबिटर्स का यूज करते हो तो ग्राफ हमेशा इस साइड शिफ्ट होता है। इस साइड मतलब राइट साइड शिफ्ट होता है। राइट साइड जो होता है ना, हमेशा नेगेटिव चीज को इंडिकेट करता है। राइट साइड हमेशा नेगेटिव चीज को इंडिकेट करता है। यानी कि जब जब मैं बना रही हूं ग्राफ को ऑन द राइट साइड, इसका मतलब मैं हमेशा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन को इंडिकेट करूंगी फ्रॉम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का ब्रेकअप हो जाएगा जब जब हम शिफ्ट टू राइट की बात करेंगे। बेटा ब्रेकअप होना मतलब नेगेटिव चीज, ऑब्वियसली बेटा पॉजिटिव नहीं है। अगर मैं शिफ्ट टू राइट की बात कर रही हूं तो मैं एसोसिएशन की या डिसोसिएशन की बात कर रही हूं। शिफ्ट to right will always indicate dissociation of oxygen from hemoglobin। सबसे पहले तो ये याद रखोगे कि ये हमेशा डिसोसिएशन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब मैं तुमसे दूसरा सवाल ऑन योर स्क्रीन। माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक दैट डिसोसिएशन ऑल्सो यहां पे शिफ्ट टू लेफ्ट का क्या मतलब हो जाएगा? शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तुम कंपैरेटिव लिखते जाओ, स्पून फीडिंग नहीं बच्चों, स्पून फीडिंग नहीं। जैसे जैसे मैम बता रही है तुम्हें वहां पे लिखना है कि भैया शिफ्ट टू लेफ्ट बोल रही हूं तो एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का विद हीमोग्लोबिन। ठीक, अब देखो जब मैंने बोला कि डिसोसिएट हो रहा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, तो लंग्स में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएट कराना है कि टिश्यूज के पास पहुंचने पर डिसोसिएट कराना है? हमेशा एसोसिएशन होती है, वो होती है तुम्हारे लंग्स में या एल्वियोलाई में। लेकिन जब जब मैं डिसोसिएशन की बात करूंगी तो वो डिसोसिएशन होता है तुम्हारे टिश्यूज के पास। तो सबसे पहले ये याद रखो, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन हो रहा होगा एट द लेवल ऑफ योर टिश्यूज। तो अब अगेन समझदार बच्चे लोगों की तरह खुद से लिखना है कि एसोसिएशन यानी कि शिफ्ट टू लेफ्ट होगा तुम्हारे लंग्स में या एल्वियोलाई में। फटाफट से पॉइंट साथ साथ में लिखते जाओगे। ठीक है, अब अगेन दिमाग लगाओ, मैंने कहा रटना मत बच्चों, रटोगे तो हमेशा गलती करोगे। समझने की कोशिश करना, और तुम इतने तो समझदार हो। ठीक है, अब मैं बोलूं कि भाई मुझे डिसोसिएट कराना है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये डिसोसिएशन होगा जब तुम्हारे टिश्यूज के पास ये ऑक्सीजन पहुंचा। ठीक है, अब डिसोसिएट कराने के लिए तुमने वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में फैक्टर्स पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें तुमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर हमेशा अफेक्ट करता है, और ये तो बचपन से सबको पता है कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर एयर मूव करता है। ठीक है, अब अगर टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए। जहां तुम डिसोसिएट करा रहे हो टिश्यूज के पास, वहां टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए तो उसके खुद के पास ऑक्सीजन का प्रेशर तुम्हें क्या लगता है ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? उसके पास ऑक्सीजन कब पहुंचेगी? जब वहां प्रेशर कम है, तभी तो एयर विल मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। यानी जब जब ऑक्सीजन को डिसोसिएट कराना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, यहां वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स लिखते हैं कि अगर मैं शिफ्ट टू राइट की बात कर रही हूं तो मैं पहले सारे फैक्टर्स को लिख लेती हूं एक के बाद एक, जो जो अफेक्ट करेंगे। PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, फिर हम बात करेंगे H+ आयन, फिर हम बात करेंगे pH, फिर हम बात करेंगे टेम्परेचर, और एक लास्ट फैक्टर BPG। इन सारों का हमें देखना है कि यहाँ पे क्या रूल। मैंने बोला ऑक्सीजन को डिसोसिएट कराना है तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर होना चाहिए कम, तभी तो ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज करेगी। यानी डिसोसिएट कराने पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हैज टू बी लो। ठीक है, अब अगेन दिमाग लगाओ, खुद से दिमाग लगाओ कि CO2 का क्या प्रेशर होना चाहिए। बच्चों जैसे जैसे ऑक्सीजन यूज करेगी टिश्यूज तो क्या बनाने लगती है वहां पे? तुरंत से वहां CO2 बनता है, राइट? यानी वहां पे CO2 की कंसंट्रेशन हो जाती है कई ज्यादा। CO2 का प्रेशर हो जाता है बहुत ज्यादा, जो कि इस डिसोसिएशन में ऑब्वियस सी बात है हेल्प करेगा। ऑक्सीजन का प्रेशर कम तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएट हो गए। बच्चों लंग्स में तो ऑक्सीजन लिए जा रहे हो और एसोसिएट करा रहे हो, इसीलिए वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है शिफ्ट टू लेफ्ट में। लेकिन जब तुम्हें तोड़ना है तो CO2 का, ऑक्सीजन का प्रेशर हो गया कम, लेकिन CO2 बनने लग गई ऑक्सीजन को यूज करते ही, तो CO2 का प्रेशर हो गया ज्यादा, और ये भी डिसोसिएशन में हेल्प करेगा। अभी मैं तुम्हें एक रिएक्शन बताती हूँ। देखो CO2 का प्रेशर ज्यादा हो गया, अब
ये रिएक्शन जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CO2 के ट्रांसपोर्ट में भी यूज होती है। बच्चों अगर तुम CO2 का ट्रांसपोर्ट देखोगे तो CO2 एक रिएक्शन करती है, मैं यहां लिखती हूँ, CO2 RBC में ये वाटर के साथ कंबाइन करती है और बनाती है H2CO3 in presence of the fastest enzyme in your body that is carbonic anhydrase। और ये H2CO3 डिसोसिएट करता है तो बनाता है H प्लस एंड HCO3 माइनस। तो एक बात बताओ बच्चों, जब जब मेरे पास CO2 बना, जब मेरे पास CO2 बना, यहां CO2 का प्रेशर बढ़ रहा था, तो यानी कि तब मेरे पास हाइड्रोजन आयंस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बताओ कंसेप्ट है कि नहीं, कंसेप्ट है कि नहीं। CO2 बना यानी कि उसने ये रिएक्शन चलाई कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, यानी कि उस दौरान मेरे हाइड्रोजन आयंस भी क्या हो गए, इंक्रीज, है कि नहीं कंसेप्ट। और हाइड्रोजन आयंस बढ़े तो केमिस्ट्री तुम्हें पता है, हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे तो पीएच हो जाएगा लो, पीएच हो जाएगा कम। इज इट क्लियर। यहां पे क्या करोगे, अपोजिट कॉपी पेस्ट, यानी कि एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन occurs at the site of alveoli, oxygen pressure will be high, CO2 will be low, H plus will be low, pH will be high। अब टेम्परेचर की बात करो, जैसे जैसे टिश्यू काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन को यूज कर रहा है कि नहीं, मेटाबॉलिज्म करेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये सारे फैक्टर समझ में आए, इजी, ठीक है। अब देखो बीपीजी का जो कंसेप्ट है ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो बीपीजी का कंसेप्ट समझना है आप सबको कि बीपीजी के प्रेजेंस में हमेशा शिफ्ट टू राइट या डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का फ्रॉम हीमोग्लोबिन। कैसे होता है ये याद रखोगे। पहले तो मैं यहां लिख देती हूं कि जब जब डिसोसिएशन हो रहा है तो बीपीजी का अमाउंट भी ज्यादा होता है। व्हाट इज दिस बीपीजी, व्हाट इज दिस बीपीजी, 2,3 बीपीजी बोलते हैं, या फिर इसको पहले बोला जाता था डी फॉर डोंकी, ठीक है, डी फॉर डोंकी, बीपीजी भी बोला जाता था। बीपीजी का फुल फॉर्म है, बीपीजी का फुल फॉर्म है बिस फॉस्फोग्लिसरेट, बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। मैंने बोला जब जब बीपीजी का अमाउंट भी ज्यादा होगा तब तब ये भाई साहब भी डिसोसिएशन कराने में हेल्प करेंगे। बीपीजी का हाई अमाउंट डिसोसिएशन कैसे कराता है, देखो बीपीजी क्या करता है, ये जो HbO2 हम बना रहे हैं ना बार बार ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और हम इसे डिसोसिएट करा रहे हैं इन सारी कंडीशन में, ये कैसे डिसोसिएट कराएंगे, ये क्या करेंगे, इस हीमोग्लोबिन में जो ये HbO2 बन रहा है, ऑक्सीजन किधर बाइंड हुआ है, हीम पार्ट पे की ग्लोबिन पार्ट पे, हीम पार्ट पे की ग्लोबिन पार्ट पे, ऑक्सीजन तो कंबाइन हुआ है हीम पार्ट पे आयरन के साथ, लेकिन इसका अभी भी जो ग्लोबिन पार्ट है, इसका अभी भी जो ग्लोबिन पार्ट है जिसमें कि 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन तुम्हें दिखते हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन के लिए, दिखते हैं कि नहीं। ये बीपीजी भाई साहब क्या करेंगे, ये बीपीजी जाके बेटा बाइंड करता है बीटा चेन के साथ, बी फॉर बीपीजी, बी फॉर बीटा, दैट्स द ट्रिक टू रिमेंबर, बी फॉर बीपीजी, बी फॉर बीटा। और ये जैसे जैसे उस बीपीजी जैसे जैसे उस बीटा चेन के साथ कंबाइन करेंगे, ये हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन लूज करने लग जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट पता है तुमको, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ने लग जाएगा जब जब ये बीपीजी बीटा चेन के साथ एफिनिटी शो करता है। इसीलिए जब जब ये बेस फॉस्फोग्लिसरेट का अमाउंट हाई तो हमेशा दिखेगा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। एग्जैक्टली अपोजिट फॉर शिफ्ट टू लेफ्ट, यानी कि बीपीजी का अमाउंट शिफ्ट टू लेफ्ट में हमेशा कम। आंखें बंद करके हमेशा इसी तरीके से रिवाइज करना, शिफ्ट टू राइट नेगेटिव, नेगेटिव मींस डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कहाँ होती है, मैम ने बोला था टिश्यूज में डिसोसिएशन होती है। डिसोसिएट कराना है अगर मुझे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को टिश्यूज में जाना है तो वहां ऑक्सीजन का प्रेशर लो, ऑक्सीजन यूज करेगा तो CO2, CO2 का प्रेशर हाई, CO2 हमेशा ये वाली रिएक्शन चलाएगा यानी H प्लस के कंसेंट्रेशन हाई, H प्लस हाई मतलब pH लो, मेटाबॉलिज्म हो रही है टेम्परेचर हाई, शिफ्ट टू लेफ्ट एग्जैक्टली अपोजिट। 2 चीजें आज के लेक्चर में बची हुई है जो मैं बताने वाली हूं, दैट इज बोर्स इफेक्ट एंड P50 वैल्यू, देन विल वाइंड अप, ठीक है।
अब सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट किसे कहते हैं और सवाल जो बनता है इसमें से, क्योंकि हमें सवाल पे फोकस करना है। सवाल बनता है जो कि बोर्स इफेक्ट तुम्हें कहां दिखता है, शिफ्ट टू राइट में दिखता है कि शिफ्ट टू लेफ्ट में दिखता है। तो मुझे भी मेरे टीचर्स ने ये ट्रिक बताई थी याद रखने की, और आई थिंक बहुत सारे लोग इस ट्रिक को यूज करते हैं कि बोर्स इफेक्ट याद रखने का तरीका क्या है कि वो कौन से साइड दिखता है। तो बोर्स इफेक्ट हमेशा दिखता है शिफ्ट टू राइट में। बोर्स इफेक्ट शिफ्ट टू राइट में दिखता है। इसे कैसे याद रखोगे, जैसे मेरे टीचर ने मुझे बताया था, तो तुम्हारी टीचर तो मैं ही हूं, है ना। तो मैं तुम्हें बताती हूं, बोर में भी आर आ रहा है, बोर में भी आर आ रहा है, और शिफ्ट टू राइट में भी आर आ रहा है। इस तरीके से याद रखोगे कि बोर्स इफेक्ट दिखेगा शिफ्ट टू राइट में। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, आखिर बोर्स इफेक्ट कहता क्या है, ठीक है। और बोर्स इफेक्ट समझने के बाद हम समझेंगे P50 वैल्यू। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन लिखती है, तो आओ पहले सुंदर से लिखते हैं बच्चों, सुंदर से लिखते हैं बोर्स इफेक्ट और इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फोर्स इफेक्ट आखिर क्या कहता है जो तुम्हें शिफ्ट टू राइट में दिखता है। शिफ्ट टू राइट का मतलब क्या था, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, राइट। अब ये डिसोसिएशन करने के लिए बोर्स इफेक्ट हमें ये समझाता है कि जब जब CO2 का अमाउंट ज्यादा, जब डिसोसिएशन हो रही है तो CO2 का प्रेशर ज्यादा है, जब जब CO2 का अमाउंट ज्यादा और CO2 ज्यादा मतलब H+ का अमाउंट भी बहुत ज्यादा, ये दोनों फैक्टर्स जब बहुत ज्यादा होते हैं तो ये करवाता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन। Means Bohr's effect basically says whenever there is a high concentration of CO2, which ultimately means that the concentration of H+ is also very very high, this will result in dissociation. This will result in dissociation of HbO2, और यही मतलब है बोर्स इफेक्ट में, यही डेफिनेशन है बोर्स इफेक्ट की। कैसे डिसोसिएशन कराता है बता दूं, कैसे करता है बता दूं। देखो HbO2 है, अब ये CO2 है, जब जब तो H+ भी है, जब जब ये H+ आयंस होंगे बच्चों तो ये इसके साथ H+ आयन कंबाइन करो तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा HBH और ऑक्सीजन को कर देगा अपने से अलग और इससे कर लेगा ब्रेकअप और ऑक्सीजन हो जाएगा डिलीवर टू द टिश्यू। दैट्स how the hydrogen ions are responsible for dissociation of HbO2, which is the Bose effect. The dissociation of HbO2 because of hydrogen ions is called as Bose effect. And the last Vardhan for today is the P50 value. What do you understand by P50 value? So many of you are confused that P50 का मतलब होता है ऐसा 50 mmHg partial pressure. 50 mm partial pressure जब होता है that is P50 value. No, the definition of P50 means it is the pressure, पहले तो definition लिखते हैं, it is the partial pressure of oxygen. This is the partial pressure of oxygen at which hemoglobin is 50% saturated. ये लाल रंग से तुम्हें दिख रहा है, मैंने तो लाल से लिख दिया, ठीक है, बट मैं बोल भी रही हूं तो अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो यार मैं बोल रही हूं तो मुझसे समझ सकते हो। ये वो प्रेशर है जब तुम्हारे हीमोग्लोबिन का 50% सैचुरेशन दिखता है, नॉट द 50 mm पार्शियल प्रेशर। कोई भी प्रेशर, any pressure at which the saturation of the blood should be 50%. बात समझ आ रही है? ब्लड का जब सैचुरेशन 50% होता है that is called as, that pressure at which that 50% saturation will take place is called as P50. थोड़ी हिस्ट्री में जाके यहाँ पता लगाने की कोशिश करो। मैंने बोला था कि 15 mmHg पार्शियल प्रेशर पे अप्रोक्सीमेटली तुम्हें 25 to 30 mm पार्शियल प्रेशर पे तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 50% सैचुरेशन दिखता है। यानी इस नॉर्मल ग्राफ के लिए ये 25 से 30 mmHg प्रेशर इज दी P50 वैल्यू, क्योंकि इसी प्रेशर पे तुम्हें 50% सैचुरेशन दिखता है, ठीक है। इससे बियॉन्ड तुम्हारे इस टॉपिक में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे बच्चों, दिस इज इट, ठीक है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा। आई जस्ट try to give my 100% content to all of you so that तुम्हें समझ में आ जाए कि आखिर इस कंसेप्ट को समझा कैसे जाता है, ठीक है। So I am going to be back soon with an amazing lecture in the next session. Till then, as I say, keep smiling everyone, keep working hard, keep rocking, take care and
बाय बाय।